नमस्कार, मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आज हम जनपद अंबेडकर नगर में आए हुए हैं। अंबेडकर नगर के तहसील क्षेत्र आलापुर में आए हुए हैं। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत से आज हमारी मुलाकात हुई जो अभी नई उम्र में जन समस्याओं को लेकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखे हैं और पांव भी पसार चुके हैं। कई जिलों में अंबेडकर नगर के अलावा फैजाबाद, अयोध्या, साकेत से लेकर के लखनऊ, इधर आसपास आजमगढ़, तमाम जिलों में जाकर के पत्रकारिता के माध्यम से जन समस्याओं और जन संवाद करके लोगों की आवाज़ को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि आज इनके दिल दिमाग में क्या है, आखिर किस वजह से, किस काम से पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, 24/7 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक बार परिचय दीजिए। और हमारा परिचय है कि सर, हम पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के इसलिए इच्छुक हुए कि जैसा कि हम पत्रकारिता के दौर में ये देखना चाहा कि कितने लोगों को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको दिखाया नहीं जाता है लोगों को द्वारा, और वो इस पत्रकारिता में दुरुपयोग लोग करते हैं। उसे जो समाज की समस्याएं हैं उसको हम पत्रकारिता के माध्यम से दिखाना चाहते थे। इसी का मेन उद्देश्य बना करके हम पत्रकारिता से जुड़े हैं। सर, कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? इस समय कितनी एज में है? 30 वर्ष है सर। एक 30 वर्ष का नौजवान जो कि ऐसी कौन सी बात दिल दिमाग में घर कर गई कि इस 30 वर्ष की उम्र में जन समस्या को लेकर के आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा? ऐसी कौन सी घटना, किसी एक घटना का क्या आप जिक्र करेंगे कि कोई ऐसी घटना घटी हुई जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया हो, या ऐसी कोई बात दिमाग में आई हो जिसने आपके दिल दिमाग को अंदर से झकझोर दिया हो कि यार अपने लोगों के समस्याओं की आवाज़ को उठाना चाहिए मीडिया के माध्यम से? जैसे सर, हम कहना चाहते हैं कि मैं तो एक छोटे से गाँव से आता हूँ, तो वहाँ पर अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे आपको नकल बनवाना हो सेक्रेटरी से, परिवार रजिस्टर का नकल बनवाना हो, राशन कार्ड आपको ऑनलाइन फीड करवाना हो, तो अगर नकल के लिए आप जाते हैं तो नकवाल आपसे 100 रुपये, 200 रुपये चार्ज लेते हैं। उसके बाद वो प्रतिदिन आपको 2-4 दिन घुमाते रहते हैं कि आज नहीं काम होगा, कल नहीं होगा। उसके बाद जैसे सरकारी वेतन भी उन लोगों को मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी वो लोग 100-200 रुपये चार्ज लेकर के काम करते हैं। तो हमने देखा कि घंटों 2 घंटे हम लोग लाइन में भी लगे रहते, लेकिन वो लोग काम नहीं करते, कह रहे हैं कि कल आना, परसों आना। तो हमें लगा कि क्यों ना ऐसी ही समस्याओं की दिखा करके, ताकि जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं और जिनको वो लोग सुनते नहीं हैं, उन लोगों की समस्या को आगे तक पहुंचाने का कार्य किया, सरकार तक उन जन समस्या को पहुंचाया जाए। यही मुख्य उद्देश्य रहा है कि जैसे जो लोग ब्लॉक में, तहसील में प्रताड़ित होते हैं, वहां पर लोगों की प्रताड़ना को देख करके आपने पत्रकारिता के जगत में कदम रखा। कहां तक पढ़ाई आपने किया सर? हम तो सर BEd भी हैं, MA भी किए हुए हैं साकेत PG कॉलेज से। तो जब आपने पत्रकारिता के जगत में कदम रखा होगा तो कोई भी काम आदमी शुरू करता है तो हर काम को शुरू करने में तमाम समस्याएं आती हैं, तमाम बाधाएं आती हैं। आसपास गांव, पास पड़ोस के लोग तमाम तरह के ताने बोलियां बोलते हैं, ताने कसते हैं। तो आपके भी साथ क्या कुछ ऐसा हुआ था? समस्या तो देखिए, अगर आप DM बन जाएंगे तो समस्या का निवारण तो हो नहीं जाएगा। तो समस्याएं तो आती ही हैं। किसी आप क्षेत्र में चले जाइए तो समस्या तो आपको झेलना पड़ेगा। क्या समस्या, किसी समस्या का जिक्र करना उचित अगर समझते हो कैमरे के सामने तो बताइए। जैसे कि हमने कहा ना कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं या प्राइवेट दफ्तर में जाते हैं तो हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो जितने भी अनपढ़ हैं गांव के लोग, उन लोगों की कैसे समस्या का निवारण होता होगा सर? पिंटू कुमार जी, एक बात बताइए, सामाजिक तौर पर क्योंकि जिस तरीके से, जिस तबके से आप आते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिस तबके से आते हैं, सामाजिक स्तर पे किस तरीके से बढ़ावा मिलता है? सामाजिक तौर पे आपको कितना प्रोटेक्शन मिलता है, कितना बढ़ावा मिलता है, कितना बढ़ावा नहीं मिलता है? जैसा कि सामाजिक तौर पर आप देखना चाहें तो हम लोग सच्चाई, निष्पक्ष पत्रकारिता को दिखाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग समाज में जाते हैं तो इतना लोग कहते हैं कि देखिए ये पत्रकार जो सच्चाई उसी को दिखाता है, और कुछ पत्रकार तो अपना इमेज के चक्कर में उन लोगों की बात को दबाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, मतलब इसी हिसाब से व्यूज मिलता है, मोनेटाइजेशन होता है। तो खर्च कैसे चलता है, कैसे मैनेज करते हैं?
शादी हो गई है या अभी नहीं? नहीं, शादी तो हो गई है सर, लेकिन खर्च जो है कि इस समय हमारा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज भी हो चुका है और कुछ ना कुछ तो पैसा भी आने वाला है इसमें जो है। तो शादी जो हो गई है अरेंज मैरिज है, क्लब मैरिज है? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज है। ये लॉकडाउन लग गया, मोदी जी की देन है कि शादी हो गई। और शायद हमें लगता कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता शादी अभी 1-2 साल और खींच जाती। क्यों? आखिर क्या हो जाए? दहेज दे के शादी करने का विचार था क्या? नहीं, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा तो था जो है कि हम लगभग 2 साल घर पर ही रह गए लॉकडाउन की वजह से। सभी लोग आते थे कि चलिए कम खर्चे में शादी भी हो जाएगी, और कुछ लोग आए, उसके बाद शादी हो गई। वर्तमान सरकार जो मौके पर देखिए लगभग 9 वर्ष पूरा होने वाला है केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री हैं। 2017 से अब तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था उत्तर प्रदेश की सरकार बनने से पहले कि जब उत्तर प्रदेश की में सरकार बनेगी तो हम सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आपने कई राज्यों में, आपने कई ज़िलों में जा कर के, राज्यों में तो नहीं कह सकता हूँ, कई ज़िलों में जा कर के आपने लोगों की जन समस्या को देखा है। तो नाली की समस्या, खड़ंजे की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्या, परिवहन की समस्या, कितनी समस्याओं से जनता निजात पाई है और क्या क्या समस्याएं अभी रह गई है। जैसा कि आप शिक्षा में देख लीजिए तो किसी किसी विद्यालय पर तो टीचर की कमी है और उस विद्यालय में 6-6 महीने हो जाती पुस्तकें नहीं आई हैं। इसके पहले जो सरकारें थी पुस्तकें आ जाती थी समय से, टाइम टेबल के हिसाब से विद्यालय चलता था। स्वास्थ्य में आप देख लीजिए डॉक्टर तो बैठते हैं, डॉक्टर में कोई कमी नहीं है, लेकिन चिकित्सालय के मामले जितनी भी दवाएँ हैं 2-4 ही सिर्फ दवाएँ दी जाती हैं और जितनी दवाएँ सब बाहर से दी जाती हैं। और नाली खड़ंजे की आप जहां तक बात कर रहे हैं उसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे, अभी देख रहे हैं कि सिर्फ प्रलोभन लॉलीपॉप सरकार की तरफ से दिया गया है कि गड्ढा मुक्त हो गया। सड़कें जो है कि हम देख रहे हैं कहीं कहीं तो साल से गिट्टियाँ पड़ी हुई है और जो इनके द्वारा सड़कें बनाई भी जाती वो 1 साल क्या 2-3 महीने में ही टूट जाती हैं। यानी कि सड़क की व्यवस्था से लेकर के नाली और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था से आप खुश नहीं है? नहीं, हमने तो कई ज़िलों में गया, वहाँ पर देखने का प्रयास किया और गांव की समस्याओं को हमने देखा। तो कहीं तो इतना है कि जैसे हम साकेत में जब गए तो वहाँ पर रानोपाली, वहाँ पर 10-15 साल से देख रहे रोड पर ही पानी जा रहा है, एकदम पूरा ब्लैक पानी हो गया है। लेकिन वहाँ पर वैसे ही जगह पर जो है कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, लोग जो है उससे निजात नहीं पा रहे हैं। आपने उसको जन समस्या के तहत दिखाया था? हाँ, हमने तो उसको दिखाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कुछ टीवी चैनल भी यहाँ पर आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसा कि तैसे है, अभी भी स्थिति बनी हुई है। सरकार यानी कि सरकार के बारे में, सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के साथ साथ आज एक बड़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं कि साकेत विद्यालय के पास में जो पानी का बहाव चल रहा है उस बहाव पर सरकार को, वहाँ के नगर निगम को, वहाँ के प्रशासन को बिल्कुल ध्यान में देना चाहिए, नहीं तो ये आने वाली समस्या में जनता की एक बड़ी समस्या के रूप में होगी, पानी के रूप में बड़ी समस्या होगी। तो पिंटू जी, एक बात आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ तक का ये आपने जो शून्य से लेकर के अब तक का सफ़र किया है, ये शिखर तक कहाँ तक आप पहुँचाना चाहेंगे, क्या लक्ष्य आपका है? देखिए कि हम लोगों का है जन समस्या को आगे दिखाना, हम लोग जन समस्याओं को आगे ही फॉरवर्ड करते हैं किसी को भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि हम लोगों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो हम यही है कि जितनी भी जन समस्याएं होती हैं सबको दिखाने का प्रयास करते हैं और सरकार तक उस योजना अगर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो वहाँ सबको मिले, यहाँ तक कि हम लोग सबका सपोर्ट करते हैं। अंत में चलते चलते वीडियो के आखिरी में जो नौजवान हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जो आज की नौजवान लॉबी है वो देश के भविष्य हैं, उस देश के भविष्य को, भारत के भाग्य विधाता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? 30 वर्ष की उम्र। शिक्षा देखिए, जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था
कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको पी करके आदमी दहाड़ता है। आज हमने इस चीज़ को अपने अंदर खुद फील किया। अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं होती शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और जन समस्या को जो दिखाने का काम कर रहे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। इसीलिए सभी नौजवानों से हम कहना चाहेंगे, एक वक्त की रोटी आप कम खाइए, लेकिन अपने समाज के अपने सभी बच्चों को शिक्षा से ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से निवेदन करेंगे, जो भी हमारे दर्शक साथी हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने 24/7 न्यूज़ को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लोगों तक शेयर करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर से मैं कैमरामैन श्रीचंद के साथ डॉक्टर SP चक्रवर्ती 24/7 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।